पाकिस्तान और इंडिया में 80% औरतों को, और उनकी एज क्या है 40 साल और उससे कम एज की औरतों को फेब्राइड के इशू हो रहे हैं। यूट्रस में फेब्राइड होना, यूट्रस में सिस्ट होना। सिस्ट क्या होता है? पानी की थैलियाँ होती हैं। फेब्राइड क्या होता है? उसमें फ्लूइड आ जाता है, उसमें गाढ़ा किस्म का कोलेजन इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ये यूट्रस में और फेब्राइड में क्या फ़र्क है? यूट्रस सेल से बना होता है और जो फेब्राइड है इसमें कोलेजन होता है। कोलेजन क्या होता है? ये एक गाढ़ा किस्म का मादा होता है, चिपका हुआ, आपस में जुड़ा हुआ, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब ये फेब्राइड जो उनसे हैं, ये हर फेब्राइड कैंसर नहीं होता, लेकिन अगर आप लोग इसको नहीं ट्रीट करेंगे तो ये आने वाले टाइम में कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से फिर वो ऑपरेट किया जाता है, या तो उसको फेब्राइड को निकाला जाता है, या पूरा यूट्रस या ओवरी रिमूव की जाती है। ये वो बाद के सारे केसेस हैं। फेब्राइड जो उनसे यूट्रस में किस तरह से प्रोड्यूस हो सकता है? इसमें साइज़ मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। इसकी रीज़न ये है कि यूट्रस जो उनसा है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसमें वो अपनी कैपेसिटी से 500 गुना चौड़ा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। इसीलिए तो उसमें बच्चा भी जो है वो पैदा होता है और उसमें उसकी ग्रोथ होती है, क्योंकि वो 500 गुना उसमें नेचर ने कैपेसिटी रखी हुई है कि वो अपने साइज़ से बढ़ सकती है। तो इस वजह से औरतों को पता ही नहीं चलता है उनके अंदर इतने बड़े बड़े फेब्राइड बने होते हैं। सिस्ट तो छोटी थैलियाँ होती हैं ना पानी की, फेब्राइड इतने बड़े बड़े साइज़ के बने होते हैं, उन्हें महसूस ही नहीं होता है जब तक उनको सिम्टम आ रहे होते हैं, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से उन्हें बाखबर नहीं हो पाती हैं। तो उनको तब पता चलता है जब उन लोगों के कैंसर की तरफ, या फिर वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग और वो इस तरह वाले इश्यूज़ आते हैं। तो जब वो अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं उनमें जाके वो उनको पता चलता है। इसी वजह से आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सब औरतों के लिए। इसमें बच्चियां भी शामिल हैं, जो कि मेरा फोकस इन बच्चियों पे है। औरतों ने तो जो अपने साथ करना था वो कर चुकी हुई हैं, अब मैं इन बच्चियों को बचाना चाहती हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में इनकी ऐसे ही माँओं ने शादी कर देनी होती है और आगे जाके उनके फिर बच्चे पैदा होना और वो ये सारे इश्यूज़ उनके साथ चल रहे होते हैं, और वो तब जाके उस बच्ची को रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, जबकि वो शादी से पहले रिकवर कर सकती है वो ये सारी चीज़ों को। ये आज के वीडियो में क्यों बनते हैं फेब्राइड, इनको मेडिसिन के कोई मेडिसिन नहीं है इसकी। ठीक है, मेडिसिन के अलावा इसको हम लोग खुराक से किस तरह से और अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से चेंज करके इन फेब्राइड्स को ख़त्म कर सकते हैं, यही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। आप लोगों ने समझ के सारी चीज़ों को वीडियो आगे करके मत देखा करें, कंप्लीट वीडियो देखा करें, सुना करें, तभी आप लोगों को समझ आएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। अदरवाइज नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आपके वो चीज़ें मैंने वीडियो में बताई होती हैं और वही नीचे पूछ रही होती हैं। तो प्लीज़ जो है ना वो उसे सिंसियर होके, जिस तरह मैं सिंसियर होके लंबी वीडियो बनाती हूँ, नॉन स्टॉप बोलना एक मायने रखता है। ठीक है, मेरी लंबी वीडियो छोटी वीडियो के ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। मैं वीडियो बनाती हूँ कि अगले बंदे को समझ आ जाए, कंप्लीट समझ आ जाए। और आज के वीडियो में ये सारा कुछ आप लोगों को, सारी गेम इसकी समझ आने वाली है कि इसमें कौन से हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं जो वजह बन रहे होते हैं, और कौन से विटामिन और मिनरल की कमी होती है जिसकी वजह से ये फेब्राइड बन रहे होते हैं। ये सब डिटेल आपको दूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की लाइफ इंप्रूव कर रही हूँ, उनकी हेल्थ इंप्रूव कर रही हूँ, उन लोगों को अवेयरनेस दे के आप भी हमारे साथ वीडियो सुने, समझें और इनको इम्प्लीमेंट करें और अपनी लाइफ चेंज करें। अच्छा, अब फेब्राइड जो उनसे हैं वो, अब मैंने आपको सबसे पहले कहा कि 40, मैंने एज क्यों कहा कि 40 एज और इससे कम की औरतों में ये बनते हैं। इसका ताल्लुक क्योंकि एस्ट्रोजन के साथ होता है। एस्ट्रोजन क्या है? हमारा एक हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन होता है हमारा। वो जिन औरतों में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उनमें फेब्राइड बनते हैं। अब मैंने 40 का क्यों कहा? क्योंकि 40 के बाद जब मेनोपॉज हो जाता है, जो जिस एज में भी मेनोपॉज हुआ है, जिन औरतों को मेनोपॉज हो जाता है उनमें फेब्राइड नहीं बनते हैं, क्योंकि इसका रिलेशनशिप एस्ट्रोजन के साथ है और मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन बॉडी में नहीं बनता है। इस वजह से उधर फेब्राइड नहीं बनेगा उन औरतों को। तो अब यहाँ पे क्या बात आ गई कि फेब्राइड बनने की पहली मेन वजह एस्ट्रोजन का जो सा है वो लेवल जिस्म के अंदर ज़्यादा होना। अब जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, एक तरफ मैं वीडियो बनाई है मैंने कि एस्ट्रोजन जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी हड्डियों के लिए, हमारी स्किन के लिए, ठीक है, हमारी बोन्स के लिए, और हमारे जो नी बोन और ये जो सारे इश्यूज़ आ रहे होते हैं औरतों को, ये अर्थराइटिस इशू आ रहे होते हैं, इसमें हम लोगों को एस्ट्रोजन चाहिए होता है। कोलेजन इसके साथ लिंक कर रहा होता है। मैंने अभी ये भी बताया कि फेब्राइड जो है वो क्या होता है, वो कोलेजन इकट्ठा हुआ होता है। ठीक है, गंदे किस्म के सारे मादे और कोलेजन इकट्ठा हुआ होता है, जिसको
जिसको के तोड़ना मुश्किल होता है, तो वो एस्ट्रोजन हमें कोलेजन के लिए चाहिए होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले औरतें क्या करती हैं कि अब आप लोगों ने सिर्फ वो ये नहीं सुनना कि कौन उस गोली पे फोकस नहीं करना, मैंने जो विटामिन और मिनरल बताऊंगी कि ये डेफिशिएंट होते हैं तो इस वजह से भी होता है। अब ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये आप लोगों ने काउंट करते जाना है कि अच्छा जिनको फाइब्राइड है या जो बचना चाहते हैं इससे कि भाई अच्छा ये हमारे इश्यूज़ हैं, हमने इन इश्यूज़ पे काम करना है, तो इस वजह से सिर्फ उसको फोकस नहीं करिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाता है, मेडिकेशन की तरफ जब जाते हैं तो सबसे पहले वो उनको एस्ट्रोजन रिच फूड्स बंद करवा देते हैं कि आप लोगों ने जैसा कि दूध हो गया, जैसा कि दालें होगी, गोश्त हो गया, ये सारी चीज़ें वो उनको बंद कराई जाती हैं कि ये एस्ट्रोजन की वजह से कि एस्ट्रोजन का जो सा लेवल है, क्योंकि इसका लिंक एस्ट्रोजन के साथ है। लेकिन मैं कहती हूँ कि एस्ट्रोजन को आप लोगों ने डाइट के थ्रू बंद नहीं करना है, ठीक है। दूध जो है वो तो दूध तो मैं भी पीने को मना कर रही होती हूँ कि हम लोगों ने दूध नहीं पीना है, ठीक है। दूध जो जिनके पास देसी गाय भैंसें हैं जो देसी चारा देते हैं उनको वो पी सकते हैं। बाकी जो है वो दूध हम लोगों ने, जिस तरह हम लोग शहरों में रहते हैं, हम लोगों ने दूध नहीं पीना है, हम लोगों ने उसकी जगह दही, डेयरी में हम लोगों ने लेकिन दही खाना है, ठीक है। लेकिन उन औरतों को एस्ट्रोजन के लिए दही भी बंद कराया जाता है, उसकी वजह एस्ट्रोजन का ज़्यादा होना। अब मैं कहती हूँ कि हम लोगों ने इसको डाइट के थ्रू बंद नहीं करना है एस्ट्रोजन को, क्योंकि जब बॉडी को डाइट के थ्रू एस्ट्रोजन नहीं मिलेगा ना तो वो खुद से प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। अब एस्ट्रोजन यहाँ से एक तो कहाँ से आता है, एक तो बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है, उसके अलावा नंबर 2 पे जो गंदे वाला एस्ट्रोजन है, जो हम लोग गलत किस्म की चीज़ें खुराकें खाते हैं, ठीक है, जो ये फ्राई फ्रूट्स खाते हैं, इनके थ्रू जो केमिकल्स आए हैं, मेकअप के सामान से केमिकल आए हैं, इसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट में जो हम एयर फ्रेशनर कर रहे होते हैं, परफ्यूम्स जो कर रहे होते हैं, मैं कहती हूँ कि औरतें और मर्दों की तो वो तो यूज़ कर ही रहे होते हैं। मुझे औरतों से ज़्यादा कंसर्न इसलिए है कि यहाँ पर मर्दों के लिए भी ख़तरनाक है, औरतों के लिए डबल ख़तरनाक है, ठीक है। वो अब जो परफ्यूम्स लगा रही हैं उनका एस्ट्रोजन लेवल बॉडी में बढ़ा रही हैं। औरतों को पार्क में जाती हूँ, धड़ाधड़ एक्सरसाइजेस कर रही हैं, हिप्स एरिया इतने बड़े हुए हैं, बेली एरिया इतना बड़ा हुआ है, नहीं कम हो रहा है, क्योंकि उनकी बॉडी में गंदा एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है। और वो गंदा एस्ट्रोजन कहाँ से बढ़ा है, परफ्यूम्स लगाए हुए हैं, कहाँ से आ रहा है, इन सब चीज़ों से आ रहा है ना। तो ये एक गंदा एस्ट्रोजन और प्लास्टिक की चीज़ें, इन चीज़ों से जो गंदा एस्ट्रोजन आ रहा है, एक तो ये यहाँ से आ रहा है, दूसरा आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है क्योंकि आप उसे खुराक के थ्रू नहीं दे रहे हैं। अगर आप लोग उसे खुराक के थ्रू भी बंद कर देंगे तो फिर तो आप लोगों की बॉडी प्रोड्यूस करी जाएगी, धड़ाधड़ वो प्रोड्यूस करी जाएगी। तो आप लोगों ने उसे डाइट के थ्रू ऐसी खुराक बंद नहीं करनी है जो एस्ट्रोजन रिच हो, आप लोगों ने वो लेनी है। लेकिन उसके साथ जो जैसे कि गोश्त खाना, ठीक है। अब सबसे पहले इन औरतों को गोश्त बंद कराया जाता है, स्पेशली रेड मीट की बात की जाती है, चिकन को भी कराया जा रहा होता है कि जो इसके एस्ट्रोजन की वजह से। अब इन लोगों ने इन चीज़ों को बंद नहीं करना है इसको। अब ये एसिडिक एनवायरनमेंट में, ये जो फेब्राइड होते हैं इनको एसिडिक एनवायरनमेंट पसंद है, आपकी बॉडी एसिडिक है, तो आप लोगों ने अपनी बॉडी को अल्कलाइन करना है, ठीक है। वो अब आप लोगों ने साथ वेजिटेबल्स यूज़ करके गोश्त बनाया तो साथ वेजिटेबल्स यूज़ कर लें। जो थायराइड के पेशेंट हैं वो ज़रा वेजिटेबल्स को अवॉइड करेंगी, ठीक है। वो उसकी जगह ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले लेंगी, वो डाइजेस्ट होना भी इजी है। और इसके अलावा वो उसका जो फाइबर होता है ना वो थायराइड को कम अटैक करता है। जिस तरह से पालक मेथी वो कम मिकदार में डेली लें, कम मिकदार में ले लें, ठीक है। तो वो आप लोगों ने वेजिटेबल्स का इंटेक रखना है। आप लोगों ने उनको अंडे बंद कराए जा रहे होते हैं, आप लोगों ने साथ में उसमें पालक ऐड करें, मेथी ऐड करें, उसमें प्याज ऐड करें, वो चीज़ें ये सारी डाल के उसको अल्कलाइन की तरफ ले जाएंगी, ठीक है। जो खाली बॉयल अंडे खाने के बजाय ये चीज़ें ऐड करें। सब्जियां जो सी हैं वो ऐसी जो आपको डाइजेस्टेबल हो वो आप वेजिटेबल साथ में यूज़ करें। साथ में आप लोग धनिया पुदीना ये चीज़ें आप लोग साथ में यूज़ करें जो जिस्म में एसिडिक और अल्कलाइन को बैलेंस कर दें। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को अपने एसिडिक एनवायरनमेंट को अंदर से ठीक करना है, ठीक है। अब आप लोगों ने अब ये फेब्राइड बन रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक बार डिस्कस कर ली। और जो औरतें बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फेब्राइड बनने के। जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी में क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है, पीक पे होता है प्रेग्नेंट औरत में इसका एस्ट्रोजन का लेवल। अब अगर वो साथ में अच्छी डाइट नहीं लेगी, अपनी बॉडी से कचरा नहीं निकालेगी साथ में, तो फिर क्या होगा, वो फेब्राइड उसकी बॉडी में बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सिस्ट बनना शुरू होंगे, वहाँ से फिर वो आगे कहानी फेब्राइड की तरफ जाती है। उसके बाद जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरफ औरतें जा रही हैं
उनको फेब्राइड के इशू हो रहे हैं। उसके बाद इसका ताल्लुक है आपके मोटापे के साथ। वेट आप लोगों का ज़्यादा है तो आप लोगों में बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे फेब्राइड बनने के। अब ये रिस्क फैक्टर है। आप लोगों ने जो इससे कहते हैं कि भाई हम औरतें हम बचना भी चाहते हैं तो वो अपने वेट को रिड्यूस करें। जिनको हो चुके हुए हैं और वेट ज़्यादा है, सबसे पहला उनका टारगेट होना चाहिए कि वेट को नीचे लेके आएँ। वेट को नीचे लेके आएंगे, एक चीज़ कम होगी तो उससे देख लीजिएगा आपके साथ साथ दूसरे साथ में फैक्टर भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि अब मोटापे की वजह से आपको डायबिटीज़ भी है, और डायबिटीज़ 2 जो सी है वो इसकी रीज़न है फेब्राइड बनने की। अब जिनको डायबिटीज़ 2 नहीं है, जिनकी उसमें मीटर में नहीं आ रही है, वो चेक करते हैं हमें शुगर नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सी कंसल्टेंसीज आ रही हैं जिनको डायबिटीज़ अभी नहीं है लेकिन उनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ठीक है, बॉडी अंदर से इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपको पीसीओएस का इशू अंदर चल रहा है। जिनको पीसीओएस का इशू है उनको फेब्राइड होने के चांसेस हैं। ठीक है, जिनको पीसीओएस है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, और इसके अलावा आप लोगों ने वेट को अपने इन सब चीज़ों को मेंटेन करना है। इंडिया से एक ही फैमिली की 4 औरतें मेरे से कंसल्टेंसी ले रही हैं। पहले एक ने ली, मुख्तलिफ एज की हैं, बड़ी एज की, उससे कम, उससे कम, उससे कम। ठीक है, इसमें 16 साल की बच्ची भी आ रही है, शामिल है। ठीक है, जिसके फेब्राइड बने हुए हैं, सिस्ट बने हुए हैं यूट्रस के अंदर। तो वो अब पहले एक ने ली कंसल्टेंसी, अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवरी की तरफ हुई, उसने फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। एक ही फैमिली की, ये तो सिर्फ 1-2 केसेस मेरे सामने इंडिया से आए हैं। 2 कंसल्टेंसीज मेरी चल रही हैं, एक और है, उस फैमिली की 3 औरतें हैं। ठीक है, अब ये मेरे साथ कंसल्टेंसीज चल रही हैं तो वो मुझे सामने आ रहा है कि किस तरह से बच्चियाँ छोटी एज की भी इससे फेब्राइड और सिस्ट की तरफ जा रही हैं, और वो पता ही नहीं है क्योंकि उनकी बॉडी शुरुआत कहाँ से हो रही है इसकी। आप लोगों ने अब बीमारी हो गई है, ठीक है, अब हो चुका है आप लोगों के साथ इशू, आप लोगों ने इसको रिकवरी की तरफ आना है आप लोगों ने, और इसे 100% ख़त्म किया जा सकता है। इससे रिमूवल इसका सोल्यूशन नहीं है। एक फेब्राइड निकालेंगे दूसरा बन जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे ना कि हम लोग इसे ऑपरेट करवा के, तो वो यही सजेशन भी दी जा रही होती है, तो वो जब एक रिमूव कराएंगे ना, और वो जो इंजेक्शन के थ्रू जी हम पानी निकाल लेंगे सिस्ट में से, वो परमानेंट नहीं है। वो एक सिस्ट में से निकालेंगे पानी एक मरतबा इंजेक्शन के थ्रू, तो फिर वो दोबारा से ही वो सिस्ट बन जाएंगे। फेब्राइड निकालेंगे, एक ख़त्म करेंगे, दूसरा फेब्राइड बन जाएगा, जब तक आप इसकी रूट काज पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अब अपनी बच्चियों को भी अवेयरनेस देनी है इस चीज़ से रिलेटेड, और इन चीज़ों को लेके चलना है। अब यहाँ पर मैं जो सी है बात हो रही है कि एस्ट्रोजन गंदा जिस्म के अंदर जमा है। अब यहाँ पर इस एस्ट्रोजन को तोड़ने के लिए दो चीज़ों पे काम करना है आप लोगों ने। एक तो आपने करना है अपने लीवर पे। अब जिनका फैटी लीवर है वो तो उनका तो लीवर का इशू आया हुआ है। अब जिनका फैटी लीवर नहीं है, जो फैटी लीवर के सिम्टम्स मैंने बताए हुए हैं, बेली एरिया में फ़ैट होता है इन लोगों के, इनका वेट ज़्यादा होता है। मेरे फैटी लीवर वाले वीडियोज़ भी देख लेंगे ना, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों का फैटी लीवर है कि नहीं है। क्योंकि जिनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे लिंक्ड हैं आपस में। आप लोगों को एक वीडियो में मैं सारी एक्सप्लेनेशंस किस तरह से, आप लोग वीडियो कई सुनेंगे यहाँ पे औरतें वो कहेंगी कि क्या हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हमारी शुगर तो आ नहीं रही है, क्या हम इंसुलिन रेजिस्टेंस हैं कि नहीं है। आप वो वीडियो सुनेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोग हैं कि नहीं है। बार बार भूख लगती है, वो पूरी डिटेल मैंने उसमें डिस्कस की हुई है। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी है तो फिर वो आगे उसकी वो बात चल रही है, तो आप लोगों ने अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्सल की तरफ आना है। अब यहाँ पे जिनका फैटी लीवर नहीं भी है, अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि 2 चीज़ों ने काम करना है। आपने अपने दो ऑर्गन्स को ठीक करने की तरफ जाना है। उसमें से पहले नंबर पर आ जाएगा कि आप लोगों ने अपने लीवर पर काम करना है। लीवर पर काम क्यों करना है कि इस गंदे एस्ट्रोजन को, जो कि मैं कह रही हूँ कि तोड़ना मुश्किल होता है, उसको लीवर ने ऐसा केमिकल्स प्रोड्यूस करने हैं जो कि इस एस्ट्रोजन को तोड़ेंगे। इसलिए लिवर का ठीक होना, पित्ते का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अब जिनका फैटी लिवर नहीं है लेकिन उनके लिवर का इशू है, क्योंकि लिवर में पता क्या, हर हमारे ब्लड ने ना लिवर में से गुजर के जाना होता है। जब आप लोगों के जिस्म के अंदर इतना ज़्यादा कचरा होगा ना, तो वो फिर लिवर में खून के अंदर ही वो जाना शुरू हो जाएगा। एक पोनी की तरह है, ले लो आप इसको लिवर को, कि पोनी में से चाय छानती है तो पत्ती ऊपर आ जाती है, जब भर जाएगी पोनी तो फिर वो पत्ती उसमें जाना शुरू हो जाती है, तो फिर वो कचरा सारा ब्लड के अंदर जाना शुरू हो जाता है। तो लिवर को हल्का करें, लिवर को फ्री करें, ताकि वो ये अपना फेब्राइड और सिस्ट को तोड़ने का, ख़त्म करने का अपना काम कर सके। ठीक है, अब
जिनको अब लिवर का इशू है, एक तो लिवर ने हेल्प करनी है, दूसरा आपके माइक्रोबायोम, आपके जो गट के गुड बैक्टीरिया हैं उन्होंने तोड़ना है इनको, ठीक है। उसकी तरफ किसी का ध्यान ही इन चीज़ों की तरफ नहीं जाता है। और ये बहुत बहुत आसान है, बहुत आप लोग इजीली अपनी डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो आप लोगों के ये देखिएगा कितने से कितना भी ज़िद्दी किस्म का फाइब्राइड बना हुआ है वो टूट जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। एक तो लिवर, आपका लिवर को अच्छे से काम कराएंगे, लिवर पे फोकस करना है आप लोगों ने। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने अपने गट बैक्टीरिया पे काम करना है। माइक्रोबायोम क्या होते हैं? ये गुड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। जिस्म के अंदर एक बैलेंस होता है बैड गुड बैक्टीरिया का। गुड बैक्टीरिया बॉडी के अंदर होने चाहिए ज़्यादा। जहाँ पे उल्टा काम हुआ होता है, जिनको फेब्रॉइड बने हुए हैं उनके अंदर गुड बैक्टीरिया हैं ही नहीं। मेरे साथ जो कंसल्टेंसी के लिए आती हैं, इस कदर उनके इश्यूज़, बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है उनकी बॉडी में। तो वो पहले आप लोगों ने अपने गुड बैक्टीरिया पे काम करना शुरू करना है। उसके लिए प्री प्रोबायोटिक पे काम करना है आप लोगों ने अपने, ठीक है। प्रीबायोटिक क्या होता है? गुड बैक्टीरिया का खाना होता है। प्रोबायोटिक क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया की एक कॉलोनी होती है, जिस तरह के दही में पाई जाती है, जो कि अचार में पाई जाती है। सिंपल करें लाइफ को, ये चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करें। उसके अलावा जो प्रीबायोटिक है, इनके जो फाइबर हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, वैरायटी ऑफ फूड अपने गुड बैक्टीरिया को दें ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो। मैं कहती हूँ कि आप लोग प्रोबायोटिक की बजाय ज़्यादा फोकस अपना प्रीबायोटिक पे दें, यानी कि जो बैक्टीरिया का खाना है, जो आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया हैं वो स्ट्रॉन्ग बने, वो उनकी खुराक उनको पहुंचाएं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनको वैरायटी ऑफ फूड दें। वैरायटी ऑफ फूड देंगे तो वो उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होएगी, ठीक है। तो वो फिर जब उनकी ग्रोथ अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये फेब्राइड उनके सामने क्या रह जाएंगे, ठीक है। वो इनको ख़त्म करेंगे, वो आपकी बॉडी से इन्होंने, आपके गुड बैक्टीरिया ने इनको ख़त्म करना है। दो चीज़ें हो गई। अब मैं बात कर रही हूँ कि लिवर जो है, लिवर पे काम करें। अब लिवर का ताल्लुक देखें, आपके एस्ट्रोजन लेवल, आपके फेब्राइड का लिंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन D3, जिसको मैं लेके चल रही होती हूँ कि अगर हमने कोई सप्लीमेंट के थ्रू कोई विटामिन लेना है तो वो सिर्फ और सिर्फ विटामिन D3 है, क्योंकि वो हमारा खुराक के थ्रू नहीं पूरा हो पाता है, ठीक है। ऊपर से हमारा लाइफस्टाइल, ऊपर से हमारी स्किन सांवली है, ठीक है। जो ब्लैक कलर की स्किन होती है ना, वो सूरज की जो रेज़ हैं वो नहीं बना पाती हैं। सूरज की रोशनी से हमारी बॉडी में बनता है विटामिन D3, लेकिन बहुत कम मिकदार में। और ऊपर से हमारी जो स्किन है, जैसे मेरी भी स्किन है, सांवली है, रंगत है, तो विटामिन D3 नहीं बन पाएगा। इसमें जो मेलानिन होता है हार्मोन, वो सूरज की रोशनी से वो उतना नहीं बना पाता है। जिन लोगों की स्किन वाइट होती है उनमें विटामिन D3 सन की रोशनी से भी बन जाता है, एक्टिवेट भी हो जाता है। तो हम लोगों के साथ एक ये इशू है, ठीक है। जो एशियन है हम लोग, हमारे साथ ये एक इशू है कि हम लोग सूरज की रोशनी से नहीं बना पाते हैं। तो हम लोगों ने इसे विटामिन D3 को अपनी सप्लीमेंट के थ्रू इसको पूरा करना है। अब मेरे पास जो बाहर की जितनी भी कंसल्टेंसीज आ रही हैं ना, इटली, स्वीडन, UK, फ्रांस, और भी जितनी भी कंट्रीज़ की आ रही हैं ना, औरतें मर्द आ रहे हैं, उनके साथ अब यहाँ पे क्या इशू चल रहा है कि वहाँ पर बहुत छोटा यूनिट विटामिन D3 का बताया जाता है। जो उनको डोज दी जाती है ना, उनको दी जाती है 700 to 800 IU, ठीक है। और ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। कहते हैं ना कि इससे तो दाढ़ भी गीली नहीं होगी। तो इससे आप लोगों ने, ये बहुत कम डोज है, आप लोगों ने अपनी डोज को बढ़ाना है। स्पेशली जो बाहर के लोग हैं वो आप लोग खुद से, आप लोगों ने अब इसके लिए डिस्क्रिप्शन या डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं, अपने खुद से विटामिन D3 आप बढ़ाएं। और इसकी टॉक्सिसिटी से नहीं डरना है, मैं बताती हूँ पूरी डिटेल आप लोगों को। और आप लोगों ने इसकी कितनी डोज बढ़ाएं, आप लोगों ने जो ये विटामिन, जिनको ये इशू है फेब्राइड का, उनको 10,000 IU पर डे उन्हें लेना है। अब यहाँ पर गट की भी बात आ जाती है, डाइजेशन की भी बात आ जाती है कि क्या हज़म हो पाएगा, क्योंकि हज़म करना और इसके साथ जो कोफैक्टर हैं, कोफैक्टर में क्या आ जाता है, मैग्नीशियम भी बॉडी में होना चाहिए, विटामिन K2 भी बॉडी में होना चाहिए। विटामिन K2 आप लोगों ने उसके थ्रू नहीं लेना है, सप्लीमेंट के थ्रू उसे हज़म करना मुश्किल है। और मैं कह रही हूँ कि आप वो लोग अपनी डाइट से पूरा करें। मेरा वीडियो भी विटामिन K2 पे है, आप लोग वो भी सुन लेंगे तो आइडिया हो जाएगा क्या क्या खाएं। आप लोग अंडे खाएं, जर्दी समेत आप लोग अंडे खाएं, दही खाएं, मक्खन खाएं, गोश्त खाएं, आपका विटामिन K2 पूरा हो जाएगा, ठीक है, जितना हमें डेली चाहिए होगा। तो आप लोगों ने विटामिन D3 की भी उतनी डोज लेनी है, जो को फैक्टर भी साथ में लग सकें, वो तभी काम कर पाएगा, अकेला काम नहीं कर पाएगा विटामिन D3। तो उसके को फैक्टर भी पूरे हो जाएं और डाइजेस्ट भी हो जाए। तो आप लोगों ने अब करना क्या है
जो टेस्टों के पीछे भाग रहे होते हैं लोग, वो अपने लेवल 70-80 तक ले जाएं, ठीक है। बेशक इसका आपकी रिपोर्ट के ऊपर या आपके डॉक्टर कहें कि इसका जो मैक्सिमम लेवल जो है 25 होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने 20 to 25 वो बता रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसे 80 तक ले जाना है अपने लेवल को, ठीक है। फिर ले जाके फिर अपना एक लेवल सेट कर लेना है जो डेली डोज का। तो अगर आप लोगों ने टेस्टों पर चलना है, अदरवाइज़ आप लोग क्या करेंगे, जो टेस्ट नहीं करा सकते हैं, परेशान मत तो मैं हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने 5000 IU एक दिन लें, अगले दिन 10,000 IU लें, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक दिन 5000, एक दिन 10,000, एक दिन 5000, एक दिन 10,000। हो सकता है आप 2-3 दिन इस तरह से चलें तो शायद आपका स्टमक जो है ना वो आप लोगों को ऐसा लगे कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। उसकी निशानी पता क्या है, आप लोगों को पानी भी नहीं हजम हो रहा होता जब ये डाइजेस्ट आपका, क्योंकि इसके लिए स्टमक एसिड होना ज़रूरी होता है ना साथ में, तेज़ाब जो सा मैदे का। अब जो जिनको ये इश्यूज चल रहे हैं ना, उनका सबसे पहले मैदे का तेज़ाब ही ख़राब हुआ होता है, जिनको फेब्राइड चल रहे हैं, ठीक है। तो वो अब मेटाबॉलिज्म बॉडी का स्लो है, थायराइड ग्लैंड भी नहीं काम कर रहा है, सारी चीज़ें मिक्स हो रही होती हैं इन लोगों की। तो वो मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो वो अब वो डाइजेशन भी उनका ख़राब है। तो वो उन्होंने क्या करना है कि खुद से असेस करना है कि आज जो उनसे है वो आपने खाया है, विटामिन D3 लिए है, आपका डाइजेशन ऐसे फिल लग रहा है, कुछ खाने को मन नहीं चाह रहा है, पानी तक पीने को दिल नहीं चाह रहा है, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा आपका वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं। तो अगले दिन आप लोगों ने बेशक एक दिन स्किप कर लें, जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी उस दिन बेशक स्किप कर लें, अदरवाइज़ आप लोग एक दिन 5000, एक दिन 10,000। जिनको अभी सिस्ट है, अभी छोटे लेवल के फेब्राइड हैं, वो 5000, और जिनका डाइजेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है वो 5000 IU भी पर डे लेके चल सकते हैं। बड़ी डोज नहीं लेनी है, बड़ी डोज नहीं लेनी है। 2 लाख IU यहाँ पे आती हैं, जितने भी कंसल्टेंसी के लिए लोग 2 लाख IU हम लोग ले रहे हैं, नहीं लेना ही है इतनी बड़ी डोज। एक तो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे आपका मैदा, उसके अलावा को फैक्टर पूरे नहीं है, उल्टा आपको वो इसकी टॉक्सिटी वो फील होना शुरू हो जाएगी और वो सारा लगेगा ही नहीं जिस्म को, ठीक है। और इसके अलावा अब आप लोग ये ले रहे हैं तो साथ में आप लोगों ने वाटर इनटेक अच्छा रखना है। पूरे दिन में 3 लीटर पानी आप लोगों ने पीना है, और सिर्फ और इकट्ठा नहीं पानी पी लेना। इसका तरीका है, मैंने वाटर का वीडियो भी बनाया हुआ है, वो भी सुन लें। इसलिए मैं कह रही होती हूँ फॉलो ऑल वीडियोज़। वो उसमें आप लोग एक चीज़ को समझना चाहते हो तो वो वीडियो सुनोगे तो आपके सामने पूरी दुनिया खुल जाएगी कि ये भी इसने बताया, इसे भी इसने बताया। तो आप लोगों को वो ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी जब आप लोग वीडियो सुनेंगे। तो पानी आप लोगों ने सिप करके पूरा दिन पीना होता है, ठीक है। वाटर इनटेक आप लोगों ने अच्छा रखना है। अब जो इसको एस्ट्रोजन को ख़त्म करने के लिए जो रिसेप्टर्स चाहिए होते हैं ना विटामिन D3 के, रिसेप्टर्स जो उनसे हैं वो विटामिन D3 है, जो एस्ट्रोजन को तोड़ने में, रिड्यूस करने में उसके रिसेप्टर एक्टिवेट करता है जिस्म के अंदर। विटामिन D3 है, विटामिन D3 चाहिए, ठीक है। जहाँ पर विटामिन D3 इतना इंपॉर्टेंट है इन औरतों के लिए जिनको PCOS का इशू है, जिनको फेब्राइड का इशू है, जिनको सिस्ट का इशू है, जिनको हार्मोन्स का इशू है। विटामिन D3 ये लाजमी आप लोगों ने अपनी डाइट में ऐड करना है सप्लीमेंट के थ्रू, ठीक है। ये एक हो गई बात। उसके बाद आप लोगों ने जो जिनका वेट ज़्यादा है, अब इसके अलावा आप लोगों ने अपने स्ट्रेस को कम करना है ताकि आप लोगों का वेट भी रिडक्शन की तरफ जाए और आपका ऑक्सीजन, जिनकी बॉडी में एस्ट्रोजन जोन सा है वो किनकी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है ये गंदा, जिनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना है ताकि कैंसर कहाँ बनता है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती। कैंसर का पसंदीदा एनवायरनमेंट शुगर, एसिडिक बॉडी और ऑक्सीजन ना होना, ये 3 चीज़ें उसकी फेवरेट हैं। वहाँ उसे ग्रो करने के लिए ये 3 चीज़ें चाहिए। और जिनको फेब्राइड बने हैं उनकी बॉडी में भी ऑक्सीजन की कमी है। अब ऑक्सीजन किस तरह से लेके जानी है? डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग कैसे करनी है? नाक के थ्रू सांस लेके जाना है, होल्ड करना है, नाक के थ्रू निकालना है। नाक के थ्रू सांस लेके जाना है, उसे होल्ड करना है, मुंह के थ्रू निकालना है, ठीक है। ये इस तरह से आप लोगों ने डीप ब्रीदिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और आप लोग दिन में 4-5 मरतबा डीप ब्रीदिंग करें, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाएँ, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? वॉक से। सिंपल वॉक करेंगे तब भी ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी। तो प्लीज़ ये इससे रिलेटेड अभी और वीडियोस भी आएंगी, तो ये इसको सुनें, समझें, इम्प्लीमेंट करें और अपनी बच्चियों को असेस करें कि वो किस लेवल पे खड़ी हुई हैं। अल्लाह हाफ़िज़।